एक बार मुझे फटाफट से प्यारी सी कमेंट के साथ बताएंगे आप सभी कैसे हैं। खुशी, आरती, हिना, अमन, चलिएगा सभी आ चुके हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा केमिस्ट्री की आज दूसरी क्लास है। लास्ट टाइम हमने बड़े अच्छे से कंसेप्ट से चीजों को समझा था। लास्ट क्लास आपको कैसी लगी सबसे पहले मुझे बताएंगे, और लास्ट क्लास का क्या आप रिवीजन करके आ रहे हैं, हाँ या ना, मुझे दो चीजें बताएंगे। लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा था, मैंने क्लासिफिकेशन किया था किसका, क्लासिफिकेशन किया था मैटर्स का। क्लासिफिकेशन किसका किया था, मैटर्स का क्लासिफिकेशन किया था। और क्लासिफिकेशन में मैंने दो पार्ट्स में बांटा था, एक फिजिकल डिवीजन, एक केमिकल डिवीजन, है ना। एक कौन सा था, फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन, और फिजिकल डिवीजन के आधार पर मैंने क्या बताया था, फिजिकल डिवीजन के आधार पर मैंने सॉलिड एक बताया था, लिक्विड एक बताया था, गैस एक बताया था, गैस एक बताया था, प्लाज्मा और एक बताया था मैंने क्या, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। ये मैंने आपको 5 टाइप बताए थे, डिवीजन बताया था। इसके अलावा मैंने केमिकल डिवीजन भी बताया था, है ना। केमिकल डिवीजन के आधार पर, है ना, केमिकल डिवीजन के आधार पर। और केमिकल डिवीजन के आधार पर मैंने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कौन कौन से थे, एलिमेंट यानी तत्व। इसके अलावा हमारे पास थे यौगिक, और एक था हमारे पास मिक्सचर, है ना, मिक्सचर यानी मिश्रण। ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, है ना, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। और इसको कितने भागों में किया था, फिजिकल डिवीजन के आधार पर, 5 भागों में डिवाइड किया था। यहां से क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहला मेटल्स को फिजिकल डिवीजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बीईसी और प्लाज्मा। इसके अलावा हम बात करें केमिकल डिवीजन के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट यानी तत्व, यौगिक और मिक्सचर, ठीक है। जिसमें से हम 3 चीजों को कवर कर चुके थे। कौन कौन सी 3 चीजें थी, इसमें से हमने सॉलिड को कवर कर लिया था, लिक्विड को कवर कर लिया था और गैस को कवर कर लिया था। इनकी क्वालिटी के आधार पर, है ना, इनकी क्वालिटी के आधार पर इन्हें हम डिवाइड कर चुके थे, हाँ या ना मुझे बताएंगे। यहां तक की चीजें क्लियर थी, है ना, यहां तक की चीजें कल क्लियर थी अपनी, हाँ। अब एक चीज समझेंगे, प्लाज्मा और बीईसी, इनमें क्या डिफरेंस है, इसकी क्वालिटी को समझेंगे, है ना। फिजिकल डिवीजन में ही 2 चीजें आती है, प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आपने एक चीज देखी है क्या, आपने कभी तारों को आप पास में लेकर आए, चार्ज तार जो होंगे ना, चार्ज तार, है ना, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तार होंगे, जब आप उन्हें आपस में भिड़ाएंगे, है ना, आपस में भिड़ाएंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज भी इक्वल होना चाहिए। और जब आप उन्हें भिड़ा रहे होंगे तो उनके बीच में बिजली सी कड़कती है, यही बिजली सी क्या है, यही स्टेट है प्लाज्मा की स्टेट। तो प्लाज्मा की स्टेट, सबसे पहला, प्लाज्मा की ना तो शेप होती है ना मास होता है। मैंने क्या कहा, प्लाज्मा में ना शेप होती है। आप मुझे बताएंगे क्या प्लाज्मा जब बिजली कड़कती है, देखिएगा आप एक नॉर्मल सी चीज समझिएगा, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, रेड वायर, है ना, रेड वायर है, ठीक है ना, एक वायर है आपके पास ब्लैक वायर, एक कौन सा, एक आपके पास ब्लैक वायर, है ना, ब्लैक वायर। जब आप इन दोनों को भिड़ाएंगे, है ना, इन दोनों को भिड़ाएंगे तो इसमें एक बिजली सी कड़केगी, है ना, एक बिजली सी कड़केगी। क्या इस बिजली सी जो कड़क रही है, क्या इसका कोई मास होगा, क्या इसका कोई मास होगा, अरे हाँ या ना, नहीं होगा। क्या इसकी कोई शेप होती है, क्या इसका कोई आकार होता है, जी नहीं, इसका कोई भी आकार नहीं होता है। ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। इस स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा की स्टेट। और यही प्लाज्मा की स्टेट सूर्य है ना, तारे हैं, उन सभी में ऊर्जा जो होती है वो इसी प्लाज्मा स्टेट के कारण होती है। तो आपसे पूछता है सूर्य की ऊष्मा या फिर तारों की ऊर्जा किस स्टेट के कारण होती है, ये स्टेट कहलाती है प्लाज्मा। क्या कहलाती है, प्लाज्मा। वैसे तो नाभिक की संलयन है, लेकिन ये स्टेट कौन सी है, प्लाज्मा स्टेट। कौन सी, प्लाज्मा स्टेट है। तो एक बार आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे जो मैंने आपको समझाया, है ना, मैंने जो आपको समझाया। तो एक बार कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे प्लाज्मा की, है ना, यहां पर लिखेंगे प्लाज्मा में ना तो मास होता है, नहीं शेप होती है, शेप होती है। आपने देखा होगा एकदम तार पास में लेकर आओगे तो एकदम रेड सा हो जाएगा, है ना, वही प्लाज्मा है ना। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, इसके अलावा आप लिखेंगे इसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस व नेगेटिव चार्ज आयंस इक्वल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन इक्वल होते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे तारों और सूर्य की ऊष्मा, तारे व सूर्य की ऊष्मा प्लाज्मा स्टेट के कारण होती है, प्लाज्मा स्टेट के कारण होती है। किसके कारण होती है, प्लाज्मा स्टेट के कारण इनकी क्या होती है, ऊष्मा होती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक की चीजों को समझिएगा जो मैंने आपको बताई। मैंने आपको केवल ये चीज बताई, आपको एक एग्जांपल दिया। आप कभी देखा होगा, कभी तारों को भिड़ते हो या फिर इमेज में देखा होगा, तार 2 पास होंगे, उनके बीच में बिजली सी कड़क रही होगी, वही तो हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है। बिजली कड़कती है आसमान में तो आपको एकदम लाइट से दिखाई देती है, वही तो प्लाज्मा स्टेट है ना। जो आपको तारे टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं, यही तो प्लाज्मा स्टेट है ना। तो प्लाज्मा स्टेट बनता कैसे, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन जब इक्वल होते हैं तो एक लाइट सी जलती है, वही प्लाज्मा स्टेट है। ना तो इसमें शेप होता है, ना ही इसमें मास होता है ना। और तारे और सूर्य की ऊष्मा जो होती है वो इसी कारण होती है, प्लाज्मा स्टेट होता है। स्टेट कौन सा है, अवस्था कौन सी, प्लाज्मा की है, ठीक है, स्टेट कौन सी, प्लाज्मा की है। इससे एनटीपीसी छोड़ो, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम दे लेना, बार बार मत पूछा करो, बहुत अपर लेवल की चीजें हैं, छोटा मोटा नहीं है। नेगेटिव आगे क्यों बढ़े, नोट हो जाए करे तुरंत बताया करो, है ना, मुझे वेट करना पड़ता है आपके सुनने का। नोट हो गया है, एक कमेंट करते करो नोट, बस तब हम आगे क्यों बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेट आती है, उसका नाम बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि बोस और आइंस्टीन ने इस पर रिसर्च किया था, इसलिए दोनों का नाम दिया जाता है। दूसरी चीज, ये होता क्या है,
ठीक है ना, ये होता क्या, इस चीज को समझेंगे। नेक्स्ट डालेंगे बीईसी। बीईसी ईसी, ये फिफ्थ स्टेट है किसकी, मैटर की। किसके आधार पर, फिजिकल डिवीजन के आधार पर। ये वो स्टेट होती है जहां पर अणुओं की गति शून्य हो जाती है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गति जहां पर शून्य हो जाए उस स्टेट को कहा जाता है बीईसी। अच्छा, ऐसी क्या अवस्था नॉर्मली संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। नॉर्मली संभव नहीं है, बनाई जाती है बहुत ज्यादा रिसर्च मेहनत के बाद, तो ये नॉर्मली संभव नहीं है ना। तो कैसी अवस्था है? बीईसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, वो कहलाते हैं हमारे पास बीईसी। ऐसा होता है परम शून्य ताप पर। और परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ऐसी अवस्था बनती है। ठीक है, तो आप एक चीज लिखेंगे, ये क्या होती है? ये एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें पदार्थ के मॉलिक्यूल की गति, जिसमें पदार्थ की मॉलिक्यूल की गति, मॉलिक्यूल यानी अणुओं की गति, अणुओं की गति, गति 0 हो जाए, 0 हो जाए, ये क्या कहलाती है? ये कंडीशन कहलाती है। आप लिखेंगे ऐसा नॉर्मली संभव नहीं है, नॉर्मली संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसके अलावा आप लिखेंगे ऐसा परम शून्य ताप पर होता है, ऐसा परम शून्य ताप पर होता है, ताप पर होता है। ठीक है ना। और परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप आप ये भी लिख सकते हैं, कभी पूछ सकता है कि ऐसा कब होगा। परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा इस कंडीशन में होता है ना, ऐसा इस कंडीशन में होता है। क्लियर है ना। चलिएगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड और या फिर 0 केल्विन, या फिर 0 केल्विन। तो आप केवल देखिएगा आपसे क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे, मैं डायरेक्टली आपको बताता हुआ चल रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बनेगा बीईसी कैसी कंडीशन है जहां पर पदार्थ के अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल, इनकी गति जो है शून्य हो जाए, बिल्कुल गति ना करे, उसे कहते हैं बीईसी स्टेट। ऐसा संभव है? तो आप ऐसा नॉर्मली तो संभव नहीं होता है। ऐसा कब संभव होता है? ऐसा संभव होता है परम शून्य ताप पर। कब संभव होता है? ऐसा संभव होता है परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर ऐसा संभव होता है। और परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही संभव है ऐसा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक की चीजों को नोट करेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है केमिस्ट्री, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, मैं भी मानता हूं, लेकिन एग्जाम है, पढ़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा डीप शायद आप यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं, वरना स्टेट का कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सभी के लिए सफिशिएंट है। नोट हो गया? हाँ, देखिएगा, तो मैंने आपको डिवीजन बता दिए। अब यहां पर आइएगा, फिजिकल डिवीजन हमारा होता है कंप्लीट। क्या कंप्लीट होता है? फिजिकल डिवीजन। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास केमिकल डिवीजन, है ना। केमिकल डिवीजन, केमिकल डिवीजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कोई बताएगा? केमिकल डिवीजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो आपने 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है केमिकल डिवीजन में? तो आपने सर 3 भाग हमारे पास ये है, इस तरीके से है 3 भाग, इस तरीके से है 3 भाग केमिकल डिवीजन के आधार पर। किस तरीके से समझिएगा, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर, है ना, एक होता है इम्प्योर। ठीक है, मैटर्स को, है ना, किसके आधार पर? मैटर्स को केमिकल डिवीजन के आधार पर, केमिकल डिवीजन के आधार पर, के आधार पर, आधार पर हम और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होता है प्योर, एक क्या होता है? एक होता है प्योर, प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस, है ना, इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा, प्योर में कौन आते हैं? प्योर में आते हैं एलिमेंट यानी तत्व, और इम्प्योर में कौन से आते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो प्योर में आते हैं, जबकि इम्प्योर में आते हैं हमारे पास मिक्सचर, और मिक्सचर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, है ना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मैं आपको बता देता हूं, मैटर्स यानी केमिकल डिवीजन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, एक होते हैं हमारे पास अशुद्ध पदार्थ, है ना, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, है ना। अशुद्ध पदार्थ में कौन सा आता है? मिक्सचर आता है, मिश्रण आता है अशुद्ध पदार्थ में। क्या आता है? मिश्रण आता है अशुद्ध पदार्थ में। और शुद्ध में 2 आते हैं हमारे पास, एक है एलिमेंट यानी तत्व जो है वो किसमें आते हैं? शुद्ध में आते हैं जब केमिकल डिवीजन करते हैं। इसके अलावा यौगिक यानी कंपाउंड भी हमारे पास किसमें आते हैं? कंपाउंड भी हमारे पास आते हैं जब केमिकल डिवीजन करते हैं प्योर में, है ना, प्योर में। इसके अलावा जो इम्प्योर है यानी मिक्सचर है, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक है होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, एक है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखिएगा इसी स्लाइड से, इसी स्लाइड से क्वेश्चन कितनी बार पूछेंगे उस चीज को समझिएगा। कोई दिक्कत है वॉइस? ठीक तो है वॉइस? देखिए इसी चीज को समझिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हालांकि क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। देखिएगा ये क्वेश्चन सारे के सारे मैंने प्रैक्टिस के लिए लगाए हुए हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो एक आइडिया देता हुआ चलूं। जैसे मैंने आपसे एक चीज पूछी, मैंने आपसे पूछा केमिकल डिवीजन के आधार पर मैटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है? आपने कहा 3 भागों में, बहुत बढ़िया। कौन कौन से 3 भाग? एक हमारे पास है, कौन कौन से 3 भाग है? आपने कहा सर एक भाग है हमारे पास
एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये तीन भाग हैं। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे प्योर और इम्प्योर में। प्योर और इम्प्योर में डिवाइड करेंगे तो प्योर में हमारे पास दो आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक आते हैं। और इम्प्योर में आता है मिश्रण, और मिश्रण भी दो टाइप का होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी, यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? मैंने आपसे क्वेश्चन किया, एलिमेंट यानी तत्व, कंपाउंड यानी यौगिक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? समझे आप? तो अशुद्ध पदार्थ में कौन से आएंगे? मिश्रण आएंगे, चाहे हेमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो, ये दोनों के दोनों अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आ रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहां तक की चीजें तो क्लियर हुई, हाँ या ना मुझे बताएंगे, आपकी बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। हेट्रोजीनियस है। अगर मैं बात करूं एलिमेंट को लेकर, एक चीज समझिएगा नॉर्मल सी, यहां पर आइएगा, मैं एलिमेंट को लेकर बात कर रहा हूं। सबसे पहले इसको लेकर, एलिमेंट को लेकर, मिटाना नहीं है, चलिए यहीं पर समझिएगा, इसी वाली स्लाइड में समझिएगा। यह है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है समझो एक चीज को, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट और यौगिक में अंतर समझिएगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या हाइड्रोजन है ना। ये हमारे पास मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ये मेरे पास नाइट्रोजन है, ये क्या है? नाइट्रोजन है ना, ये क्या है? नाइट्रोजन है। इसके अलावा मैंने कहा ये मेरे पास हीलियम है, हीलियम है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास आयरन है, Fe है, ठीक है, Fe है। मुझे बताएंगे ये कितने Fe, ये कितने कितने अपने आप में अलग है, मतलब ये एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बने हैं या अपने आप में सेम है? तो आप एक चीज समझेंगे, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं दूसरा पार्ट भी डिवाइड करके बता रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा H2O, H2O, मैंने लिखा यहां पर H2SO4, H2SO4, मैंने लिखा यहां पर CO2, CO2, मैंने लिखा यहां पर CaCl2, CaCl2, मैंने ये चीजें लिखी यहां पर। अंतर क्या है इन सभी में? देखिएगा, जो तत्व होंगे ना, तत्व वो एक प्रकार के ही परमाणु से मिलकर बने हुए होंगे, एक प्रकार के, एक प्रकार के, है ना, उनमें कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे इसमें N2 यानी N के ही है, इसमें हीलियम ही है पूरी अपने आप में, इसमें पूरा अपने आप में लोहा ही है, इसमें पूरा का पूरा हमारे पास हाइड्रोजन ही है। ये अपने आप में क्या है? ये तत्व है जो अपने आप में सिंगल है एकदम से, जैसे आप है ना, एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं तत्व। और एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक, लेकिन वो फिक्स रेशियो में होने चाहिए। ऐसे नहीं आपने H2SO पर लिख लिया H3S2O4 5 6 7, नहीं, एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। अगर अगर आप लैब में जाएंगे ना, तो पानी और किसको, पानी और ऑक्सीजन को एक फिक्स रेशियो में मिलाएंगे ना, तभी हमारे पास, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तभी पानी बनेगा। ऐसे नहीं कभी पानी, चाय बना रहे हो, चाय में तो कितनी चीनी डाल दो, कितना ही कुछ भी डाल दो, चाय बन के आजकल मिर्च वाली चाय भी चल रही है, नींबू वाली चाय भी चल रही है, बिना दूध वाली चाय भी चल रही है, पत्ती कम चाय भी चल रही है, काली चाय भी चल रही है। तो सब चाय है अपने आप में, कुछ भी मिला दो, कुछ भी बना दो, नाम चाय दे दो उसे। लेकिन अगर आपको जल बनाना है तो एक फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। उसी तरीके से अगर आपको तेजाब बनाना है, H2SO4 बनाना है, तो आपको फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, सल्फर का 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तभी आपके पास क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। उसी तरीके से आपको CO2 बनानी है तो आपको भी फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा, एक कार्बन लेना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, तभी हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। उसी तरीके से CaCl2 बनाना है तो इसका भी एक फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा। यानी जब परमाणु फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? उनसे यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। समझे इस चीज को? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने उन्हें कहा जाता है तत्व, एलिमेंट। और एक से ज्यादा परमाणुओं को जब फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तब उन्हें बोला जाता है यौगिक यानी कंपाउंड। क्या बोला जाता है? यौगिक यानी कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर है यहां तक की चीजें? हाँ या ना मुझे एक बार बताएंगे, ये चीज जो है आपकी एकदम से क्लियर है या नहीं है? एक बार मुझे फटाफट से प्यारी सी कमेंट के साथ बता देंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया, जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या इसमें किसी तरीके की आपको कोई परेशानी आई है? फटाफट से बताएंगे समझने में। क्लियर है ना? समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब, है ना। तो आप एक बार पॉइंट बनाकर इस चीज को लिखेंगे, क्या हमारे पास एलिमेंट होते हैं, तो एक डेफिनेशन बनाकर लिखेंगे। आप लिखेंगे एक ही प्रकार, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तत्व एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं आप इसमें, क्या एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं HO, है ना, N2 ETC डॉट डॉट डॉट, ये सारे एग्जाम्पल तत्व यानी एलिमेंट हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यौगिक को लेकर। तो यौगिक की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एक से अधिक परमाणुओं को फिक्स रेशियो में मिलाने पर यौगिक बनते हैं। आप लिखेंगे एक से अधिक परमाणु को फिक्स रेशियो में मिलाने पर, परमाणु को फिक्स रेशियो में मिलाने पर कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं।
क्लियर है यहां तक की चीजें? एग्जांपल के लिए क्या लिखेंगे आप इसमें, जैसे H2SO4, एग्जांपल के लिए CO2 लिख सकते हैं, इसमें आप N2O लिख सकते हैं, इसमें आप CaCl2 लिख सकते हैं, कोई भी सब फिक्स रेशियो में मिलेंगे, तभी हमारे पास क्या है, तभी हमारे पास क्या बनेगा, तभी हमारे पास बनेगा यौगिक यानी कंपाउंड। क्लियर है? तो हमने फिजिकल केमिकल डिवीजन किया, केमिकल डिवीजन में भी हमने 3 प्रकार के पढ़ने थे, उसको भी हमने बांटा प्योर और इम्प्योर में। प्योर भी 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर भी 2 टाइप के होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। अब हम बात करेंगे मिश्रण को लेकर। किसको लेकर? मिश्रण को लेकर हम बात करेंगे, मिश्रण को लेकर। यहां तक नोट डाउन करो, नोट डाउन हो जाए तो बताना। कंपाउंड ठीक से समझ में आया? एक चीज समझो, मैं आपको कंपाउंड समझाने की कोशिश करता हूं, एक छोटा सा प्रयास कंपाउंड समझाने को करता हूं। देखिएगा, ये H2O लिया मैंने, H2O लिया, ठीक है। अच्छा, H का परमाणु भार होता है 2, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16, कितना होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 नहीं, 16 होता है 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 16 इसका परमाणु भार होता है। जब इसका रेशियो आप लोगे तो आएगा 1:8, यानी हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। कभी भी आपको अगर पानी बनाना है, जिंदगी में कभी भी पानी बनाना है, तो हमेशा ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1 रेशियो देने पर ही पानी यानी वाटर बनेगा। अगर आपने 1:9 भी कर दिया ना, तो कभी भी पानी नहीं बनेगा, कभी भी पानी नहीं बनेगा। समझिए इस चीज को आप। तो आप एक चीज समझिएगा, फिक्स रेशियो जब आप लेंगे 2 से अधिक परमाणुओं का, तब हमारे पास कंपाउंड बनेगा। फिक्स रेशियो होना चाहिए हमेशा। अगर पानी आपको जिंदगी में बनाना है, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो 1:8 लेना होगा, तभी बनेगा, वरना कभी नहीं बनेगा, वरना कभी नहीं बनेगा। ठीक है? जैसे में सल्फर का कितना होता बताना। ठीक है ना? तो एक बार मुझे बताना, सल्फर का क्या होता है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। समझो इस चीज को जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये तो हमारे पास किसका, पानी का। उसी तरीके से मैं H2SO4 लेता हूं, यहां पर H2SO4 लेता हूं। हाइड्रोजन के 2 है तो 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, कितना होता है 32 होता है सल्फर का। इसके अलावा यहां पर कितने हैं, यहां पर O के हैं 4, यानी हमारे पास O के 4 है तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 होता है ना। हाँ, 16, 16 चौका 64, 34 है ना। तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1:16:32। जब आप इस रेशियो को लोगे ना, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, तभी हमारे पास तेजाब यानी H2SO4 बनेगा। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में आपने इस रेशियो को बिगाड़ा तो कभी भी H2SO4 नहीं बन सकता, कभी भी H2SO4 नहीं बन सकता। समझे आप? कभी भी H2SO4 नहीं बनेगा अगर आपने इस रेशियो को बिगाड़ दिया, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का। तो इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं कंपाउंड। जब एक से ज्यादा परमाणु मिलकर फिक्स रेशियो में मिलते हैं, तब कंपाउंड बनता है। क्लियर है? तो एक बार मुझे अब बता देंगे किसी तरीके की कोई परेशानी है अब तक? ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझे बताएंगे, वरना आगे क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मिश्रण। एक होता समांगी, एक होता विषमांगी, है ना। तो एक बार मैं इसे अलग स्लाइड पे लिख लूं क्या, आपके लिए आसान होगा। आसान कैसे होगा, यहां पर आइएगा, मैं मिक्सचर लेता हूं, मैं यहां पर डालता हूं मिक्सचर यानी मिश्रण, मिक्सचर यानी मिश्रण, मिश्रण। देखिएगा, यौगिक और मिश्रण में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब पदार्थों को, परमाणु को एक फिक्स रेशियो में मिला रहे हैं, तब तो कंपाउंड बन रहा है, यौगिक बन रहा है। जब पदार्थों को किसी भी रेशियो में हम मिला देंगे, किसी भी रेशियो में, जो मन कर लिया, चीनी, बूरा, मिट्टी, दारू, सब मिला दिया, बन गया कुछ भी, वो सब मिश्रण है ना। क्या मिक्सर बना दिया है। अच्छा, मिक्सी आप यूज करते हैं, वर्ड आता है मिक्सी या मिक्सर लेकर आते हैं, तो मिक्सर क्या करता है, लिया धनिया, लिया पाउडर, ये वो डाला, घुमा दिया, मिश्रण बना दिया। तो आपने कभी फिक्स रेशियो लिया उसमें, नमक चीनी का अनुपात स्वाद अनुसार लिया, स्वाद अनुसार कोई फिक्स नहीं होता, हर किसी का स्वाद अपना अलग होता है ना। तो इसलिए तो उसे मिक्सर बोला जाता है। किसी भी अनुपात में उसको घुमा देते हो और बना देते हो, है ना। तो वो क्या होता है, वो मिक्सर होता है, मिश्रण होता है। जब पदार्थों को किसी भी अनुपात में हम मिला देते हैं, तो उससे क्या बनता है, मिश्रण बनता है। कोई फिक्स रेशियो ना हो किसी का भी, है ना। तो एक डेफिनेशन लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में मिलाने पर, मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण बनता है। क्लियर है यहां तक की चीजें? क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक है, और ठीक है, आपकी क्लास ओयो से देख रहा हूं, ठीक है, क्लास के बाद करना जो करना हो चलेगा। एक होता है होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण,
समांगी मिश्रण, एक होता विषमांगी मिश्रण, एक होता विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या डिफरेंस है दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है देखिएगा, पदार्थों को किसी भी अनुपात में आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। लेकिन इसके भी दो टाइप है, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस, है ना। अगर बात करूं होमोजीनियस को लेकर, तो होमोजीनियस जो है ना, होमोजीनियस क्या होता है? जब हम पदार्थों को मिलाते हैं किसी भी अनुपात में तो उन्हें हम अलग अलग ना देख सकें, उसे कहते हैं होमोजीनियस। समांगी, समांगी मतलब समान हो गया सब कुछ, है ना। विषमांगी क्या होता है? किसी भी अनुपात में मिलाएं लेकिन दोनों पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके, वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे आप घर में क्या करते हो, आप पानी है आपके पास, आपने उसमें चीनी को डाला और चीनी को घुमा दिया, मिला दिया। क्या मिलाने के बाद, मिलने के बाद आप चीनी को और पानी को अलग अलग देख पा रहे हो? नहीं, आपके पास एक मिश्रण बन गया जिसमें आप कुछ भी अलग अलग नहीं देख पा रहे हो। वहीं मैं आपसे एक बात कहने लगूं, मैं कहूं इसी पानी में आप रेत को मिलाओ, आप मिलाते रहोगे मिलाते रहोगे मिलाते रहोगे, थोड़ी देर उसे छोड़ देना, रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी अलग दिखेगा। तो इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली चीज, मिश्रण क्या है? पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया तो मिश्रण बना। इसके भी दो टाइप, समांगी और विषमांगी। होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण, यानी पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिलाएं और उन्हें हम अलग नहीं देख पाए तो वो समांगी मिश्रण है, जैसे चीनी और पानी का घोल। वही बात करें विषमांगी को लेकर यानी हेट्रोजीनियस को लेकर, पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिलाएं लेकिन हम उन्हें अलग अलग देख पाए तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे रेत और पानी का मिश्रण। रेत और पानी का मिश्रण, ठीक है, रेत और पानी का मिश्रण। तो आप एक चीज बनाकर लिखेंगे, इस पॉइंट को बनाकर लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? आप यहां पर लिखेंगे जैसे सैंड और वाटर। पहले वाला एग्जांपल किसका होगा मुझे बताना जरा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का होगा, क्योंकि इसमें हम पानी को अलग देख पा रहे हैं और इसमें हम सैंड को अलग देख पा रहे हैं। ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जबकि ये क्या है? ये शुगर है, ये वाटर है, इसमें हम देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना। सेम हो गया सब कुछ, सेम यानी समांगी हो गया। क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, समांगी मिश्रण हो गया। हाँ, वाटर और ऑयल जो होगा, अच्छा वाटर ऑयल, एक क्वेश्चन है वाटर ऑयल क्या होगा? अच्छा खुद बताओ, वाटर ऑयल का मिक्सचर क्या होगा? खुद बताओ चलो। मुझे खुद बताओ। मैंने आपके लिए छोड़ा ये वाला हेट्रोजीनियस, विषमांगी, बहुत बढ़िया, है ना। यानी आप अलग अलग देख पा रहे हो तो मतलब हेट्रोजीनियस है। क्या हेट्रोजीनियस है? क्या एक बार इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे मेरे साथ? आप लिखेंगे हाँ, है ना। समांगी कहां पर लिखेंगे आप? ये विषमांगी है ना, विषमांगी हेट्रोजीनियस, आप यहीं पर पॉइंट बनाकर लिख लेना। पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, मिलाया जाए और उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सके, अलग अलग देखा जा सके, अलग अलग देखा जा सके, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आप यहां पर लिखेंगे पॉइंट बनाकर, यहीं पर लिख लेना। पदार्थों को क्या लिखा है? अलग अलग देखा जा सके। हाँ, पदार्थों को जब अलग अलग नहीं देखा जा सके, अलग अलग नहीं देखा जा सके, उन्हें समांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिक्सचर कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। और एग्जांपल आपके सामने है, सैंड प्लस वाटर का एग्जांपल इसमें आप दे सकते हैं, जैसे सैंड, विषमांगी में सैंड प्लस वाटर। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे सैंड और वाटर, आप लिख सकते हैं वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल। इसके अलावा इसमें दे सकते हैं वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर। ये समांगी मिश्रण के एग्जांपल है। ठीक है, चलेगा। पानी और नींबू का, पानी और नींबू तो मिक्स हो जाते हैं आपस में, है ना। पानी और नींबू तो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो समांगी मिश्रण होगा। पानी और नींबू तो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो समांगी मिश्रण होगा, सीधी सी बात है। कोई दिक्कत समस्या है यहां तक तो पूछो मुझसे एक बार। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसमें किसी भी तरीके की अगर दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझे बताओ, वरना तो मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। चलिएगा, एक फटाफट से प्यारी सी कमेंट के साथ बताएंगे अब तक पढ़े हुए में कोई दिक्कत समस्या है तो। नोट्स मैंने डलवा दिए हैं, केमिस्ट्री के हैंड रिटन भी और केमिस्ट्री की कल की क्लास के भी। इसके अलावा ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी 8 से लेकर 20 तारीख तक के सारे नोट्स डलवा दिए हैं। पीएनजी में जाकर आप देखेंगे क्लास नोट्स, और हैंड रिटन नोट्स आप नोट्स वाले पोर्शन में जाकर देखेंगे। ठीक है। नमक और पानी भी क्या है? अच्छा खुद बताओ, नमक पानी, चलो मैंने आपको छोड़ा, नमक और पानी बताओ मुझे क्या होगा? होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस? हर चीज लिखवाई नहीं जाती है ना, इतने एग्जांपल नहीं लिखवाए जाएंगे, हजारों लाखों की तादाद में एग्जांपल है। कंसेप्ट क्लियर रखो तब आगे की ओर बढ़ेंगे। बबीता कुमारी, दारू प्लस वाटर, समझ रहे हो विनोद? बहुत बढ़िया, समांगी है ना।
समांग यानी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। समांग यानी होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है? अब आएंगे नेक्स्ट, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। बहुत बढ़िया। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज हेडिंग डालेंगे, है ना? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक व भौतिक परिवर्तन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हेडिंग डालेंगे आप, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ये वाला पोर्शन हमारा स्टेट ऑफ मैटर अब खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। छोटा सा चैप्टर क्या है, डेफिनेशन छोटी सी, ठीक है? डाउट क्या रहेगा भूपेंद्र, एक बार पूछो। ठीक है, देखिएगा केमिकल चेंज क्या होते हैं? ऐसे चेंज जो स्थायी होते हैं, ऐसे चेंज जो स्थायी होते हैं वो सभी के सभी केमिकल चेंज है, और ऐसे चेंज जो अस्थायी होते हैं वो सभी के सभी फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, आपने पानी और चीनी को घोला और उसको आप धूप में सुखाओ तो लगभग लगभग चीनी वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, पानी वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। वही आप एक चीज समझिएगा, आपने आग जलाई और आग जलाने के बाद राख बन गई, क्या उस राख से आप लकड़ी को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं जा सकते। तो ऐसे चेंज जो फिक्स हो, जो स्थायी हो, वो सभी केमिकल चेंज है, और जो फिक्स ना हो, जिनसे हम रिवर्स जा सके, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सारे के सारे क्या है? फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल, खाने का पचना आपके पेट में, आप मुझे बताएंगे खुद, खाने का पचना किस प्रकार के एग्जांपल है? फिजिकल चेंज का है फिर केमिकल चेंज का एग्जांपल है? आपके पेट में जो खाना पच रहा है वो किसका एग्जांपल है? फिजिकल चेंज का या फिर केमिकल चेंज का? केमिकल चेंज है ना? केमिकल चेंज बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, तो आप एक बार लिख लेना, यह स्थायी परिवर्तन होता है, यह स्थायी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, यानी इसमें रिवर्स नहीं जा सकते, और यह अस्थायी परिवर्तन होता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी इसमें हम रिवर्स जा सकते हैं, इसमें हम रिवर्स जा सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखवा देता हूं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको लिखवाऊंगा, जैसे आप चीजों को समझिएगा। जैसे स्थायी में लिख लेना, है ना? भोजन का पचना, खाने का पचना, भोजन का पचना, आग का जलना, आग का जलना, जलना, ठीक है ना? फलों का सड़ना, फलों का सड़ना, जो फल सड़ जाते हैं क्या उन्हें आप दोबारा से ठीक कर सकते? नहीं कर सकते। जैसे अंडे को फ्राई करना, को फ्राई करना, फ्राई करना, ठीक है ना? कैंडल का जलना, जलना, ये सभी क्या है? ये सभी केमिकल चेंज है। ये क्या है? सभी ये सभी केमिकल चेंज है। ठीक है ना? फिजिकल चेंज बनाना, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघले की दोबारा से जमा दो, बर्फ पिघले दोबारा से जमा दो, बर्फ पिघले की दोबारा से जमा दो, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं अस्थायी परिवर्तन में, इसमें आप और लिख सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगा, लोहे पर जंग लगा, जंग लगना, ये भी इसका एग्जांपल है। देखिए मोम, कैंडल का जलना तो केमिकल चेंज है, लेकिन कैंडल का पिघलना, कैंडल का पिघलना ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि कैंडल पिघलेगी तो उससे जो मोम बनेगी दोबारा से कैंडल बना दो, तो कैंडल का पिघलना फिजिकल चेंज है, जबकि कैंडल का जलना, क्योंकि उससे ऊष्मा बाहर निकल रही, ऊष्मा को वापस नहीं लेकर सकते, है ना? तो कैंडल का जलना जो है वो केमिकल चेंज है, जबकि कैंडल का पिघलना जो है उससे दोबारा मोमबत्ती आप बना सकते हो, वो हमारे पास फिजिकल चेंज है ना? फिजिकल चेंज है। और भी फिजिकल चेंज के कई एग्जांपल है। क्या बता सकते हो फिजिकल चेंज के एग्जांपल? खुद बताओ क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं फिजिकल चेंज के एग्जांपल? जैसे आपने दाल और चावल को एक जगह मिक्स कर दिया, ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? दाल और चावल को एक जगह कर दिया, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज का एग्जांपल है? बताओ। हाँ, दही का जमना, बहुत बढ़िया, दही भी जमेगी, वो भी एक हमारे पास केमिकल चेंज है। दही का जमना, दही का जमना, जमना, दूध का फटना, दूध का फटना, का फटना, दिल का टूटना। अच्छा, दिल का टूटना किसमें आएगा? फिजिकल चेंज में या फिर केमिकल चेंज में? दिल का टूटना किसमें आएगा? कागज का फोल्ड होना फिजिकल चेंज है ना? उसको हम दोबारा से सही कर सकते हैं। दिल का टूटना क्या होगा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज? देखिएगा, बहुतों के लिए केमिकल चेंज हो सकता है, बहुतों के लिए फिजिकल चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, दिल टूटा, दिल टूटने के बाद किसी और से जाकर जुड़ गया, यानी फिजिकल चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, फिर से दिल किसी और के साथ लग गया। अब दिल टूटा और वो किसी से नहीं लगा, इतना आप प्रेम करते थे उन्हें, तो केमिकल चेंज है, स्थायी परिवर्तन हो गया। टूट गया तो टूट गया भैया, दोबारा नहीं जुड़ेगा। समझिए आप? दिल का टूटना दोनों पर, वो डिपेंड करता है हमारी भावनाओं के ऊपर, ये हमारी भावनाएं क्या कहती है। ठीक है,
फिजिकल दोनों होगा, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होगा। क्लियर है? आप इस कंसेप्ट को समझे, फिजिकल केमिकल चेंज को। और नॉर्मल सी बात है, आप सब पहचान लोगे। जब आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो आप तुरंत पहचान लोगे आंख बंद करके, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है? हाँ, आइस फ्रीजिंग, बर्फ का जमना या फिर बर्फ का पिघलना, दोनों फिजिकल चेंज है। क्यों? बर्फ आप जमाएंगे तो उसे बाहर तो पिघल जाएगी, दोबारा से वही अवस्था आ गई पिघली हुई। तो ऐसे एग्जांपल जो है वो सभी के सभी किसके हैं? फिजिकल चेंज के हैं। आप खुद सोचो, जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने दाल और चावल वाला बताया, आपने मिक्स किया है ना, आप भैया थोड़ा सा धुल दो उसे, है ना, चावल को अलग कर सकते हो, दाल को अलग कर सकते हो, लेकिन ये खा लोगे तो कैसे अलग करोगे? नहीं कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर बहुत बढ़िया। बॉइलिंग वाटर किसका होगा बताओ? बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर किसका होगा? खुद बताओ मुझे। आपने कहा सर बॉइलिंग वाटर किसका होगा? तो वाटर को बॉइल किया तो गर्म हो गया ठंडे से, अब उसे दोबारा ठंडा करने के लिए फिर ठंडा हो जाएगा। तो बॉइलिंग वाटर किसका हुआ? फिजिकल चेंज का, फिजिकल चेंज का हुआ। ठीक है? समझ गए इस चीज को? तो ये होते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब चीजों को समझिएगा, कल हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो आज हमने अब तक पढ़ा है उसके सारे के सारे क्वेश्चन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पदार्थ की अवस्था है, स्टेट ऑफ मैटर, सारे के सारे क्वेश्चन कल की क्लास में हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है? सारे के सारे। क्लियर है? तो आप तैयार होकर आएंगे कल के लिए। कल के लिए आप तैयार होकर आएंगे। एक बार फटाफट से मुझे बता देंगे आज की क्लास कैसी लगी। कल हम पहला और दूसरा चैप्टर यानी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और स्टेट ऑफ मैटर, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। 10-15 क्वेश्चन है, उससे आइडिया लगेगा किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछेगा। ठीक है? सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, 10 से 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन के करीब होंगे और आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है? चलिएगा, फटाफट बताएंगे क्लास कैसी लगी, और आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। आगे का डिस्कशन कल की क्लास में कर रहे होंगे। आइसक्रीम का पिघलना, भैया आइसक्रीम पिघली दोबारा जमा दो, है ना, तो ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। चलिएगा, ठीक है, चलिए कल मिलते, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।